कह दो रहा यू आर लाइव, कह दिया इसने। हाँ देखो, देख ये, अरे बस सामने देखो, ये करंट, ये वेलोसिटी, ये लेंथ है ना। फोर्स के कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं मैग्नेटिक में, मैग्नेटिज्म में। एक तो होता है कौन कौन सा, Q, आगे वेलोसिटी, एक होता है L क्रॉस B, ये और ये सेम ही तो डायरेक्शन लेते हैं हम इनकी, आगे, ठीक है। और ये I1 I2 अपॉन वो जो तुमने निकाला था R स्क्वायर, वो वाला तो है फॉर्मूला लंबे वाला, ठीक है। ये तो बहुत सारे फॉर्मूले में आता है, बार्ट सवार्ट में भी आता है। तो I के हिसाब से I स्केलर है, लेकिन इस करंट की डायरेक्शन हम किसके अलोंग लेते हैं, I ऑलवेज टुक इन डायरेक्शन ऑफ, हाँ इन डायरेक्शन ऑफ DL। क्या ये बताया था मैंने, ये करंट DL की डायरेक्शन में लेते हैं, और फिर हमने बार्ट सवार्ट लो किया था, याद आया। तो बस उसी के हिसाब से उसने क्लासिफिकेशन कर दी, इसमें क्या कंफ्यूजन। आवाज आ रही है, चेक कर ली भाई सब कुछ, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में कुछ कुछ चीजें पूछूंगा, वो बताना, है ना। एक ही चीज है अब इसमें करने को, ये खत्म करा के आज तुम्हारी नक्की कर देता हूँ। वर्क पावर एनर्जी, इसको आज सही तरीके से लपेट लेंगे, कुछ कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के बीच में रिलेशन देखने के, चैप्टर खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी मेरे को बताओ कैसे कैसे देखी जा सकती है। सबसे पहली चीज, अगर मैं बोलूं सिंगल पार्टिकल सिस्टम, सिंगल पार्टिकल सिस्टम, अगर तुमने इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा, अगर ये तुम समझ जाते हो तो भी पूरा चैप्टर हो गया। इसमें क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय, इसमें कोई कंडीशन नहीं है इंटरनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है एक्सटर्नल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो कंजर्वेटिव है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो मुझे एक्सटर्नल कुछ नहीं, मुझे बस वर्क डन लिखना चाहिए, वर्क डन बाय सिस्टम किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन, एक तो ये पढ़ी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, ये किसके लिए है, सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए। फिर हमने दूसरी पढ़ी, यही सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए, यही सेम चीज सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए पढ़ी। फिर हमने पढ़ा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, वो भी कौन से, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। दोबारा पढ़ के बता दो एक बार क्या लिखा हुआ है, बस इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने पढ़ा माइनस डेल्टा पी, एक ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। इसका हमने प्रूफ भी देखा है, सारी चीजें देखी थी। ये और बता दो तुम में से कोई बढ़िया लग जाएगा मेरे को, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ही क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने दो कंडीशन लगा दी, इंटरनल होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। और सिंगल पार्टिकल सिस्टम है, डबल पार्टिकल सिस्टम नहीं है। बताओ, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं, बट वर्क डन होते हैं, वर्क डन होता है और सिस्टम काम भी करके देता है, पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो गया, कंजर्वेटिव फॉर्म, ठीक है। तो मैंने इंटरनल क्यों लिखा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है माना है या फिर हमें समझने की जरूरत पड़ी, चीजें बहुत नेचुरल है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, ये रही टेबल, ये एग्जांपल लिया हुआ है मैंने बहुत बार, ये टेबल है। इस टेबल से ऐसे ही कोई एक मास यहां रख दिया मैंने M1, एक मास पुली लगा के यहां रख दिया M2, ठीक है। ठीक है, फिलहाल इस पे कोई तो काम कर ही रहा होगा। इसके रेस्ट पे होने का रीजन क्या है, कि ये इधर फोर्स लगा रहा था और इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे, ध्यान से देखो। सिस्टम मैंने लिए ये लिया, सिस्टम कोई मूव कर रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, बट क्या यहाँ पे वर्क हो रहा है लगातार, किसके अगेंस्ट, यही तो, बस एक सेकंड देना। हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, करता हूँ मैं बाद में, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा सिस्टम आना, इस पे कौन है एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी नहीं, सब इंटरनल ही है। तो तुम किसकी वजह से निकाल रहे हो, इंटरनल की वजह से निकाल रहे हो। सिस्टम क्या है, सिस्टम ये नहीं है टेबल प्लस मास, सिस्टम है अर्थ प्लस जो तुमने लिया हुआ है टेबल, ठीक है। तो ये है अर्थ प्लस टेबल सिस्टम। इसमें बताओ ग्रेविटी कैसा फोर्स है, इंटरनल, और कौन सा फोर्स है यहाँ पे, कोई भी नहीं। कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ होता, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होता तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होती, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता। अभी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, तुमने जब देखा तब भी जीरो, शुरू में देखा तब भी जीरो, या फिर मैं बोल दूं कि ये इनिशियल यू वेलोसिटी से गिरना शुरू हुआ है ना, और वो जीरो थी, और फाइनली आके v बराबर जीरो पे रुक गया। अब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
अभी भी जीरो ही है। यहाँ पे जो भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? क्या मोशन हुआ? हाँ, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई नहीं। तो कौन सी एनर्जी है जो सिर्फ एक्ट कर रही है यहाँ पे, और वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन फोर्स जो इंटरनल बन चुका है सिस्टम के लिए। हाँ, ये F1 F2 आए किसकी वजह से है? मेरे को बता, ये वाला F1 किस, ये F2 किसकी वजह से आया? हेलो हेलो, हाँ हेलो, जल्दी बताओ। क्या ऐसे थोड़ी ना होता है? क्या वो भाई थोक में देगा ना तेरे को यार, ऐसे थोड़ी ना दे देगा। एक दो जगह और पता कर ले, या फिर छोड़, ले ले, छोड़, उसी से ही लगवा के ले ले, इतना टाइम नहीं है। उसको बोल दो साइज ऊपर नीचे रह गया तो बस वापस ले लियो। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये F2 किसकी वजह से आया? ये F1 किसकी वजह से आ रहा है? तो एक ही तो फोर्स है, ले देके। मैं कह रहा हूँ ग्रेविटी हटा दो, ये आएगा, और मैं कह रहा हूँ ये हटा दो, ये आएगा। ये तो सिस्टम है ना, डिपेंडेंट सिस्टम है फोर्सेस का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल। वही कौन सा बन चुका है? इंटरनल। और क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है? लो, बात प्रूफ हो गई, इंटरनल भी है, कंजर्वेटिव फोर्स भी है। और मुझे सिंगल पार्टिकल में खेलना था, तो सिस्टम उठाया, और जो अब वर्क डन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी नेगेटिव का। इसमें कहां मुश्किल आ रही है पहचानने में? कभी नहीं आएगी मुश्किल। मैं बता देता हूं, जिसमें सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बदल रही है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आया कभी भी, ऐसे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी का कोई योगदान नहीं है। ये एकमात्र पहचान है जो कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, दोबारा बता दो एक बार, जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल, इनिशियल फाइनल ऐसा नहीं है जीरो है, मैंने कहा सेम है। इनिशियल 10 थी, आखिरी में भी 10 है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और पार्टिकल है सिंगल। ठीक है, तो यहां पे ऐसे केसेस में वर्क डन बाय इंटर कंजर्वेटिव फोर्स ही हो सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये तो कैटरिंग हो गई इसकी तो। और वो किसकी वजह से आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी यहां पे नेगेटिव क्यों है उसका भी देख लेंगे। ठीक है, फिर क्या आता है? मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम। मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम। मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम में क्या होगा? एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे। पहले मैं पढ़ा रहा हूं विदाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, विदाउट कंजर्वेटिव, विदाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ज्यादा छोटे लिखने के चक्कर में रहने दो। ये समझ आया? कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है मेरे सिस्टम में। मैंने लिया ये सिस्टम, इसमें 36 फोर्स है, लेकिन 36 कैसे है? कंजर्वेटिव। कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी में ही बदलाव आ सकता है। तो इसमें मेरा वर्क डन बाय, अब इसमें जो भी बदलाव आएंगे उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एक्सटर्नल फोर्स। उसके लिए क्या चाहिए होगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पे आएगा एक्सटर्नल फोर्स, वो भी कौन सा? कंजर्वेटिव। ठीक है, तो कभी कभी इसको ऐसा कर देते हैं, ज्यादा डिटेल में ना पढ़ने की बजाय हम इसको बोल देते हैं कंजर्वेटिव होना चाहिए। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हारे पास है इंटरनल, तो अपने आप जीरो हो जाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन किसका बचेगा? सिर्फ एक्सटर्नल का बचेगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा पीई प्लस डेल्टा केई, और दोनों साइन के साथ रखना, ये तो सदैव ही पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, वो सिस्टम के अनुसार रखी जाएगी। ठीक है, फिर चौथी चीज और आखिरी चीज, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम। लेकिन इसके पास क्या है अब? विद कंजर्वेटिव फोर्स, विद कंजर्वेटिव फोर्स, विद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, विद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये सब क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सारे के सारे कंजर्वेटिव लिखेंगे प्लस नॉन कंजर्वेटिव लिखेंगे, सारे के सारे कंजर्वेटिव, फिर नॉन कंजर्वेटिव, और बराबर लिखेंगे डेल्टा पीई, ये साइन के साथ, यहां पे भी ये साइन के साथ है, प्लस केई प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय ड्रैग फोर्सेस। इसका मोड आएगा। मोड मतलब हमेशा जुड़ेगा, ये घटेगा कभी नहीं। इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं घटेगा, सिर्फ जुड़ेगा ही। इसका भी रीजन बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा रिलेशन बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम का जो हर जगह काम कर जाए, सबसे आखिरी वाला। तो क्योंकि पहली बार जब बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं समझ पाएगा ये सारी बातें, तो उसको जनरलाइज नहीं किया जाता। लेकिन अगर हमें ये अप्लाई करना आता है तो ऊपर के सारे केस अपने आप हो चुके हैं। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई भी परेशानी? अब जैसे पहले इजी एग्जांपल लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे एग्जांपल की टेंडेंसी, बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ। जैसे मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, यू वेलोसिटी से फेंक दिया,
एक पार्टिकल यू वेलोसिटी से फेंक दिया, और ये है अ पार्टिकल इन अ बॉक्स, अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। अ पार्टिकल इन अ बॉक्स एक बहुत बढ़िया चीज है। ऐसी मैंने एक चैप्टर की शुरुआत की थी पार्टिकल इन अ बॉक्स से, मॉडर्न फिजिक्स नाम था उस चैप्टर का, था मजेदार। हाँ, पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो सारी कहानी ऑब्जर्वेंस की होती है। मैंने कहा एक पार्टिकल है और वो बॉक्स का नाम क्या है, वैक्यूम। बॉक्स का नाम है वैक्यूम। और मैंने लिया सिंगल पार्टिकल सिस्टम। सिंगल पार्टिकल सिस्टम क्या है, सिर्फ बोल। पहली चीज मैंने मानी सिस्टम क्या है मेरे नाम पे, बोल है बस, ठीक है। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि इसकी वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दो, तो मेरे को बताओ क्या कोई ड्रैग फोर्स है यहाँ पे, नहीं कोई ड्रैग फोर्स, और वही एक फोर्स हो सकता था इसके लिए। तो मेरे को बताओ क्या ड्रैग फोर्स तो जीरो हो गया, तो वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स भी कितना हो गया, जीरो। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मेरा एक और सवाल, क्या इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हें क्या लगता है यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो मजबूरी है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू ही लिखा जा सकता है, और सिंगल पार्टिकल सिस्टम है और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। सिंगल पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है क्या, इतने तो ज्ञान होगा ना तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन होती है। हाँ नहीं, रिलेटिव नहीं होती पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फ्रेम पे डिपेंड कर जाती है, बट कहानी अलग है थोड़ी सी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पैदा कब होती है, जब फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव। ये दोनों शर्तें साइमल्टेनियस है, फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव, और एक से ज्यादा पार्टिकल होने चाहिए, मोर देन वन पार्टिकल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है और सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, वरना नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी किन दोनों की वजह से, यही तो बोला जाता है, एक की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। बट तुम तो बोलोगे हम तो चार्ज की पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी, क्यू अगर चार्ज लिया मैंने और उसकी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी तो क्या आएगी, के Q1 Q2 बाय आर, ये तो पढ़ लिया हमने, तो ये तो सिंगल पार्टिकल सिस्टम हो गया। वहां पे दो ही थे, वहां पे हमने डेल्टा पी ही बोला था, एक को जीरो मान लिया था, और हमेशा यही करेंगे। अभी ग्रेविटेशन के हिसाब से एग्जांपल दे दूंगा और फिर ग्रेविटेशन पढ़ भी लेंगे। अच्छा, तो अभी ये दो कंडीशन अनिवार्य है, अगर इसमें से कोई एक भी मर गई तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकती। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है क्या, नहीं। सिस्टम क्या है, बोल, कितना पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, तो मजबूरी है ना डेल्टा के ही लिखूंगा। अब मेरे को खुद बताओ कितनी आसान चीज है, इन्हें रटने की जरूरत है या मजबूरी है, मजबूरी है। तो डेल्टा के ही क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलो, इनिशियली होता फाइनली कितना हो जाएगा, यहां चढ़ेगा और v = 0, समझ आया। मैंने कोई रेफरेंस लिया नहीं, मैं जमीन बनाई और कैसे आंसर करूं, जमीन बनाई मैंने यहाँ कुछ ऐसा किया, तो फिर कौन सी जमीन, कहाँ की जमीन, या बड़े होते होते तुम्हारा जमीन से लगाव बढ़ता जा रहा है। तो डेल्टा के ही देखते हैं अब, डेल्टा के किसके बराबर आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, तो इसको डेल्टा के यहीं पे छोड़ते हैं। अब मैं दूसरी चीज लेता हूं, मैंने कहा सिस्टम मेरा बॉल प्लस अर्थ है, अब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो बॉल प्लस अर्थ लिखा मैंने, तो अब मैंने सिस्टम ये लिया है और यहाँ पे सिस्टम ये लिया है ना। तो बॉल प्लस अर्थ में मेरे को बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा क्या, नहीं, इस बार जीरो नहीं होगा, याद है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स है कोई, हेलो हेलो, हाँ, यार फोन नहीं उठा रहे, एक बार चला जा। किसी और से फोन कर ले, मैं दिक्कत ये है ना क्लास ले रहा हूँ, यही है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कई बार फोन उठा चुका, तेरे नहीं हो रोके भी, एक बार कर ले कोऑर्डिनेट, बाकी एक बार मैं फोन कर लेता हूँ। हाँ, सामने देखो, सामने देखो, बॉल प्लस अर्थ मैंने सिस्टम लिया है ना, जब बॉल प्लस अर्थ सिस्टम लेंगे तो मेरे को बताओ इंटरनल फोर्स का समेशन हो गया जीरो, एक्सटर्नल फोर्स कौन है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, बट एनर्जी है सिस्टम के पास, तो इसका मतलब जो एक ग्रेविटेशन फोर्स था अर्थ का, यही क्या बना इंटरनल फोर्स, और इसी की वजह से क्या आएगी,
एनर्जी। और कौन सी होगी वो एनर्जी? क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल की है क्या? नहीं। वो अर्थ की है क्या? नहीं। वो किसकी है? दोनों की या सिस्टम की? आया समझ? तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? माइनस। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं? आया समझ? चलो ठीक है, मेरे को बताओ यहां पे वर्क डन बाय फोर्स 0 होगा। डायरेक्ट फोर्स कितना है? 0। और कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो बराबर होता है ना, क्योंकि अब दो पार्टिकल सिस्टम है। कैसा पार्टिकल सिस्टम है? तो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम हो चुका है। मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम में क्या 0 बराबर डेल्टा पी प्लस डेल्टा के ही आएगा? समझाने के बहुत तरीके हैं मेरे पास, हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 आ गया तो मैं इसको बोल सकता हूं समेशन ऑफ टोटल एनर्जी 0 है। और अगर मैं इसको बोल रहा हूं समेशन ऑफ टोटल एनर्जी 0 है, तो इसी को ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी बोलते हैं। और यही तुम बचपन से रखते हुए आ रहे हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये वाली चीज है, इसमें कोई दिक्कत? चलो अब तीसरा केस लेते हैं। अब तीसरा केस मैं ये बोल रहा हूं कि ध्यान से देखना, इसकी वजह से, जिसकी वजह से ये गिर रहा है, जिसकी वजह से ये गिर रहा है, या फिर जिसकी वजह से ये ऊपर जाने पे वेलोसिटी 0 हो गई, वो कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या 0 है? ये 0 नहीं है। क्या इंटरनल फोर्स है? क्या कंजर्वेटिव है? हाँ। अब मैं सब भूल जाओ, मैं कह रहा हूं कि मुझे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, भूल जाओ एक्सटर्नल इंटरनल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए, तो वो क्या आएगा? माइनस डेल्टा पीई। क्या आप सिस्टम है? सिस्टम तो डिफाइन है ना अभी भी? कोई दिक्कत? या फिर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम इसमें कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बोल लो, मैं इससे भी सिखा दूंगा। आगे माइनस की डेल्टा की, माइनस क्यों डेल्टा की, ये आया तुम्हारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगले पेज पे आओ। ये अर्थ, यार हाई टच, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस जी एम। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। एम वन, या फिर छोटा एम, छोटा एम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। अपॉन में ये दूरी आर, के पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट की। इस पॉइंट की ऐसी ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जी कैपिटल एम छोटू एम अपॉन में आर प्लस एच। क्या ये यू इनिशियल और ये यू फाइनल, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा? यू फाइनल माइनस, तो यू फाइनल कितना है? माइनस जी एम एम, कॉमन ले रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, है ना? अब ध्यान से देखना, फाइनल वाले का माइनस बाहर आ चुका। अगर फाइनल वाले का माइनस बाहर आ चुका तो फाइनल वाले तो हो गया पॉजिटिव, और यहां लिखा जाएगा 1 अपॉन आर प्लस एच, दिखा होगा अगर तुम्हें। और इसका माइनस कॉमन आ चुका है, लेकिन ये खुद भी माइनस हो रहा है, तो यहां माइनस आएगा, और ये लिखा जाएगा 1 बाय आर, ये भी समझ आ रहा होगा। इसको मैंने लिखा माइनस जी एम एम, इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? आर इंटू आर प्लस एच, और ऊपर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा आर, माइनस इधर आ जाएगा माइनस आर माइनस एच, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। ये आर से ये आर कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया जी एम एम इनटू एच। और मैं कह रहा हूं अगर मेरा एच बहुत ज्यादा छोटा है किससे? कैपिटल आर से, तो एडिशन में तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। एडिशन में नेग्लेक्ट कर दिया तो नीचे क्या आया? अच्छा, इतने को क्या बोलते हैं हम? जी। ये क्या है? एम। ये क्या है? एच। एक ही तो बात है, बस शर्त ये है कि ये एच छोटा होना चाहिए, जी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो तुम पी का एनजीएच। और ये मैंने पी निकाला है, चेंज इन पी निकाला। अब समझना काइनेटिक एनर्जी का क्या है खेल। काइनेटिक एनर्जी का एक खेल है, किसी एक की निकालते हैं दूसरे की जीरो मान के। अगर तुम्हें कह रहा है ना एक पार्टिकल की मैंने काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी, तो उसका मतलब क्या है? रेफरेंस भूल जाओ, किसी एक को जीरो कर देते हैं हम। हाँ, ऐसे बोलते हैं इधर आ तू जीरो, खत्म। इस वाले पॉइंट की अच्छी खासी एनर्जी है, इसको बुलाया, बोला तू आज से जीरो, ठीक है। और अगर ये जीरो है तो तुमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली ना, कब? जब इसकी जीरो मानी। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकाली जाती है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, एक को जीरो मान के दूसरे की निकाल लेते हैं। एक को जीरो मान के, एक को जीरो मानते हैं और एक की निकाल रहे होते हैं, एक को जीरो मानते हैं एक की, ऐसे काम आसान हो जाता है अपना। यहां तो कोई परेशानी? पक्का? तो एमजीएच जो डिफाइन किया है वो क्या? डेल्टा पी है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच है। और यही अगर तुम ध्यान से देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी तो यही आता है। अगर तुम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालोगे नेगेटिव आ जाएगा, है ना? वो कैसे? तुम इसको ऊपर ले जा रहे हो, किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो? जी के अगेंस्ट। अगर जी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे है ना? तो ग्रेविटी फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच में 180 का एंगल माइनस नहीं आ गया पूरा?
तो क्या यहां से ये प्रूफ हुआ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पी। क्या ये प्रूफ कर लिया हमने? क्या ये समझ आ गया नेगेटिव क्यों आता है? सारी बातें क्लियर है? पक्का? अच्छा पिछले वाले पे आओ। मैं कह रहा हूं यहाँ पे मुझे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर आएगा? माइनस डेल्टा पी लिख सकता हूं। अब एक काम करो, इस माइनस पी को इधर ले आओ तो ये इक्वेशन ऐसा रूप धारण कर लेगी, डेल्टा पी प्लस डेल्टा के ई बराबर। मैं कह रहा हूं इनमें क्या फर्क है, बस पढ़ने का तरीका अलग है। आई बात समझ में? तो मैंने तुम्हें तीनों अलग अलग बातें पढ़ाई है, एक ही बात पढ़ा दी। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अलग अलग मानो। समझदार बच्चे के लिए तो यही है, बार बार एक ही चीज पढ़ाई जा रही है। आई बात समझ? तो एनर्जी को इस कदर देखना आना चाहिए तुम्हें, तभी फंडेबाजी क्लियर होगी। अब ये देख लो, तो मैंने तुम्हारा कहां तक कर दिया काम? यहां तक मैंने तुम्हारा पूरा काम कर दिया, ये और बचता है बस, ये होता ही नहीं पड़ेगा काम पूरा। यहां तक बताओ, कोई भी डाउट? सारी बातें क्लियर है? पक्का? अच्छा ये ग्रेविटी में काम आएगा, ग्रेविटी में ये डेरिवेशन नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि अभी हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, अगर मुझे जरूरत पड़ी उस डेरिवेशन की, मुझे पता है कि उस डेरिवेशन से क्वेश्चन होते हैं, तो वो करेंगे हम समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? वरना वहां क्वेश्चन आएगा तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा क्या लगाना है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, इसको u इक्वल टू 0 से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है? जमीन से इस बक्से की ऊंचाई है h, ये जमीन है, इस स्लोप का कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसका है, और कितना है? म्यू। ये यहां से फिसला, यहां पे रुकेगा तो है नहीं, आगे जाएगा? यही पूछ रहा है कितना आगे जाएगा, m वहां से। हेलो, हाँ राहुल, ऋतिक को फोन, हाँ नमस्ते, ऋतिक को फोन कर ले, वो इधर ही आ रहा है, तेरे वहां से तार लेता हुआ आएगा। हाँ, सारी आवाज कट गई, सारी आवाज कट गई। अच्छा मिली नहीं रही? अरे यार, अब तेरे इसमें कोर्सेयर वाली लगती भी नहीं है, दिक्कत ये है। ये इसमें तेरे कूलर मास्टर का है ना, इसमें कोर्सेयर वाली लगती। हाँ, नहीं नहीं, एसएमपीएस की चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक सेकंड दो यार बस। हाँ कनेक्टर लिए एक्सटर्नल एसएसडी का। अरे नहीं, वो गलत वायर समझ रहा था, जो मैं कह रहा हूँ उसके पास है वो, लेकिन अब वो कहीं और जा रहा है, तो दिक्कत ये है। अब तो एक काम कर, कनेक्टर लिए ये बस तो एसएसडी का, जब भी तेरा मन करे। अरे यार फिर ये है ना, कल तू निकल नहीं पाया, कल तो कोई भी नहीं निकल पाएगा, जो भी है, पर निकल तो फिर भी नहीं पाएगा भाई। लोग गंदा करने में कोई फुर्सत नहीं है, वो कर देंगे, बट इस टाइम नहीं करेंगे ना, सुबह के टाइम तो करेंगे, सुबह और शाम कल जो। आज या कल? ठीक है, अगर रात को आएगा तो फिर रात को तो वो तेरे को बाहर दे ही देगा, ठीक है। हाँ देखो, सामने देखो भाई, सामने देखो, मान लो ये सिस्टम मान लिया तुमने, इस सिस्टम के लिए मैं वर्क डन लिखना चाहता हूं, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स लिखूंगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स। तो वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये लिखूंगा। वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये लिखूंगा। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, ये लिखूंगा, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ही आते हैं, तो वो मैंने गिन लिया। यहां से यहां तक का पोर्शन क्या कहलाया, वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्स, और वो क्या कहलाया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इन अ नटशेल यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू कितना वर्क डन, यहां बताओ कितनी, यहां कितनी, रुका है वो, मैंने यही तो बोला है, कितनी दूर जाके रुक गया, 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो हो गया 0, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी बदलाव आया, नहीं, जो भी बदलाव आया वो यहां से लेके यहां तक आया, कितना आया वो, माइनस mgh, क्योंकि अब तुम अभी वर्क डन लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ mgh तो आएगा ही आएगा, लेकिन कितना, इनटू में म्यू, और h की बजाय कितना, कितना चला, कितना है, कितना माना तुमने, l मान लिया, चलो तो कितना आ जाएगा, म्यू mgl, कोई दिक्कत यहां तक, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, m से m कट जाएगा और g से g कट जाएगा, तो मेरे पास l किसके बराबर आ जाएगा, h बाय, कर ही लिया होगा तुमने, है ना। अब मैं तुम्हें ये चाहता हूं, तुम ऐसे ना करके तुम इस तरीके से सोचो जैसे मैं सोच रहा था, इसने कितनी गेन करी, तो फ्रिक्शन कितनी खा सकता है, जितनी अवेलेबल है उतनी खा पाएगा, अवेलेबल है mgh, फ्रिक्शन खाएगा कितनी, mgh, है ना, mg दोनों में कॉमन है, mg दोनों में कॉमन है, तो कॉमन पार्ट तो है ही, हो गया। तो मेरे को बताओ इसकी लेंथ किसके बराबर आ रही होगी, क्या कोई पेन पेपर की जरूरत पड़ी, सारा काम सोच ही सोच में निपट गया। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरीके से लगानी है, ठीक है। फॉर्मूला तो वहां लगाओ जहां तुम्हारा पेन चलाने का मौका ही ना मिले, कि यार मैं समझ ही नहीं पा रहा क्वेश्चन में क्या करना है, पेन कहां रखना है, नहीं समझ पा रहे, तो इसके पास चले जाओ। अगर अकल दौड़ रही है तो ऐसे सोचो, जितना है उतना ही खा गया, mg तो था ही, अवेलेबल कितना था h, और खा कितना रहा है म्यू एल, तो एल कितना h बाय म्यू, खत्म बात, आई बात समझ। ये थीटा, और एक ब्लॉक है मान लो, यहां m मास का, इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाया गया, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है, और ये बच्चा तुम्हारा यहां पहुंच गया, इनिशियली इसकी वेलोसिटी u थी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी, फाइनली इसकी वेलोसिटी v थी, ठीक है। तो वो तुमसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ कितना वर्क डन किया गया इस कांस्टेंट फोर्स के थ्रू, इस कांस्टेंट फोर्स ने कितना काम किया, ये बताना है, ठीक है। तो करो, नहीं सामने देखो, यही करो, तुम्हें क्या निकालना है, वर्क डन बाय एफ कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा चेंज इन पी, चेंज इन के, है ना, ये तो 0 है, पी मुझे बताया अगर इसकी हाइट h है तो mgh, ठीक है। यहां ये हाफ m फाइनल v स्क्वायर माइनस, क्या लिखा गया, अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं सवाल, मैंने कहा कि अगर ये फ्रिक्शन म्यू की बजाय, सॉरी 0 की बजाय म्यू हो जाता, अगले पे आ जाओ, नहीं बना देता, सवाल में हल्का सा बदलाव, थीटा, अब म्यू 0 नहीं है, सेम सवाल है, अब बताओ कैसे होगा, बिल्कुल, सबसे पहले के ही लिखोगे, पी लिखोगे, अच्छा एक और चीज जो मैंने अभी भी नहीं बताई तुम्हें, वो क्या है कि इस पे मोड क्यों लगा रहा हूं मैं, डायरेक्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड पे मोड क्यों लगा रहा हूं, फोर्स का तो मतलब ही नहीं है, तो कह सही रहा है, बस एनर्जी कर दे फोर्स की जगह, डायरेक्ट फोर्स एनर्जी खाता है हमेशा, देता नहीं है, उसका काम ही यही, एनर्जी लेगा नॉन मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, लेगा किससे, सिस्टम से, और किस में कन्वर्ट करेगा, तो जो नॉन मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होकर चली गई, उसको तो तुम हमेशा तभी निकाल पाओगे ना कि कितना काम किया होगा, जोड़ो इसमें, क्या, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये निकालना है कि मेरे पास कितने पैसे थे, तो मैं क्या करूंगा,
कि मैंने कहां खर्च किए हैं, सारे जोड़ लो। इधर क्या है खर्चे और इधर क्या थे कितने, तो जितना था वही तो खर्च कर पाओगे। अब तुमने ये जोड़ा नहीं है, उसमें ये जोड़ा नहीं है, तो तुम कैसे निकालोगे टोटल कितने थे तुम्हारे पास। पहली चीज, पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस दोनों हो सकती है ना। अगर ये प्लस माइनस हो सकती है, इसका मतलब ये है कि तुम जा रहे हो कहीं और तुमने खर्च करने की बजाय छीन और लिया किसी से, तो उसको घटाओगे भी तो यहाँ पे। अगर तुम्हें निकालना है तुम्हारे पास कितने थे, पैसे में सारी बात समझ आ गई। इंटरेस्ट पैसा ही आज भी सही कह रहा ये अकेला बैठा, अब ध्यान दिया मैंने। खैर तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय ये हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी ऐसा हो सकता है कि पहले बाद में वेलोसिटी कम होगी, पहले वेलोसिटी ज्यादा, ऐसा हो सकता है। तो ये भी नेगेटिव आ सकता है, बट ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अब निकाल लेते हैं अपना काम। सबसे पहले मुझे ये है कि मैं यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स तो लग ही रहा है, बट अगर मैं ओवरऑल फोर्स देखूं वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा क्या फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये है सारी बात। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स देखना पड़ेगा मेरे को। तो अब इसको ऐसे बनाएंगे। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस ये कर रहा हूं कि मैं x दूरी पे जाके dx चलाइए ये मान लूंगा, x दूरी पे जाके dx चला, नहीं फ्रिक्शन बढ़े ना घटे उस पे मतलब नहीं है। मैं तो उस तरीके से सिखा रहा हूँ ना, इससे भी अच्छा सवाल एक और करवा दूं, आने वाला तो मुझे पता है ना। नहीं नहीं सुन दादा, अभी ये यू से चालू हुआ है, वी तक जा रहा है, जान दे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मेरा ये है मोटिव कि मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं, वो समझो एक बार। मास एम है, ये कितना चला अभी, एक्स पे जाके डीएक्स चला। जब ये डीएक्स चला तो मान ले ये एच है, ये एस है, ये एल है, ये मान लिया। तो डीएक्स और डीएस एक ही तो बात है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि ये डीएस चला, सारी बातें बुला के। ये भी तो बोल सकता हूं डीएस चल गया। जब ये इस रास्ते पे कोरस्पॉन्डिंग डीएस चला, जब ये इस रास्ते पे कोरस्पॉन्डिंग डीएस चला, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, तो नीचे कितना चल चुका होगा ये डीएल, और यही डीएल क्या बना, तुमने खुद बोला डीएस cos थीटा चला, और वही कौन है डीएल। भाई इस लाइन में एलिमेंट डीएल होगा ना, कोई दिक्कत, बस वही। अब मेरे को बताओ कि मैं निकालना चाहता हूं, ये सब तो बाद में रखेंगे, पहले मैं ये तो निकालूं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू एम जी एस डी एस cos थीटा, एफ डॉट डीएल क्या लगाया मैंने, एफ डॉट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम सही बोल रहे हो इसीलिए मैंने ये लिखा है। देखो बताता हूं, तुमने ये बात बिल्कुल सही बोली कि फोर्स कहां लगा, डीएस के लोंग लगा, फोर्स कहां लगा, और फ्रिक्शन कहां लगा, यहां, तो उसकी वजह से नेगेटिव साइन यहां आ चुका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में ये क्या बनेगा मेरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, ज्यादा कोई परेशानी। अच्छा इसमें कौन बदल रहा है, इसमें कौन बदल रहा है, अच्छा ये जो फ्रिक्शन लगा ऐसे इधर जो फ्रिक्शन लगा, ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, शाबाश, म्यू एम जी कोस थीटा, इसी के तो बराबर होगा। नहीं बात ये नहीं है, बात जो मैंने बताई वही है। देखो दोबारा सुनो, ये कितना मूव किया, सुन लो कितना मूव किया, डीएस, और मैं कहां निकालना चाहता हूं इसका, एल, एल में क्या फोर्स लग रहा है, असलियत में देखो वही है, फ्रिक्शन फोर्स ये रहा, फ्रिक्शन फोर्स ये रहा, करोगे ना दो कंपोनेंट,
कोई दिक्कत? या फिर ऐसे भी कर सकते हो दो कंपोनेंट, ऐसे भी तो कर सकते हो, या तो कोई दिक्कत? पक्का? तो ये वाला कंपोनेंट किसके होंगे? तो इसका इफेक्ट एल में कितना होगा? अब अगर मैंने सारे डीएल जोड़ दिए तो इस रास्ते पे तो मैं सारे डीएस जोड़ के यहां पहुंच चुका हूँ, बात तो वही पड़ी, वही तो लिखा है। मैंने तुम्हें बस इतना से समझाया कि मुझे फोर्स है यहां की बन, ठीक है, मैंने उसका कंपोनेंट इधर ब्रेक कर लिया, समझ आ रहा है? मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला, ये है फोर्स, मुझे ये वाली लेंथ पता है, मैं कह रहा हूं कि इस फोर्स का जो कंपोनेंट इधर होगा, इस फोर्स का जो कंपोनेंट इधर होगा, और जो कंपोनेंट एस का इधर होगा, जो कंपोनेंट एस का इधर होगा, तुम यहां से एफ डॉट डीएल कर लो या यहां से एफ डॉट डीएल कर लो, एक ही बात है। आई बात समझ में? तो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ये एस दूरी नहीं देगा, हाँ, और देगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन कर लेगा कि तुम चाह के भी इसको ऐसे नहीं ले पाओगे, बस थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ, नियत समझ में आ जाएगी मेरी। मुझे पता है ना आगे क्या आने वाला है, क्योंकि मैं कराऊंगा। तो समझे इसमें मैंने करा क्या? मैंने उस फोर्स के कंपोनेंट का एल डायरेक्शन में वर्क डन निकाल लिया, तो ओरिजिनल फोर्स का इस एस कंपोनेंट में सेम ही तो बात पड़ेगी, कोई दिक्कत? पक्की बात है? ये करा है मैंने तुम्हारे साथ, अब समझ में आया मैंने क्या लिख दिया है? आगे की बात कर लेते, तो ये आ गया माइनस म्यू एम जी। अच्छा, ये तो छोटा सा वर्क डन निकला, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू एम जी तो बाहर, इस डीएस कोस थीटा को क्या बोलेंगे? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया? पर इसका क्या माइनस यहां लिखूंगा मैं, वो तो आंख बंद करके जोड़ूंगा। तो अभी मैंने तुम्हें ये सिखाया इंक्लाइन प्लेन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकाला मैंने, और ये भी रीजन मैं तुम्हें अभी आने वाले टाइम में दूंगा, मैंने एल की फॉर्म में क्यों निकाला। क्या? एच का कैसे? बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एच के लोग भी निकाल सकते हो। हाँ, बट एच के लोग निकालने से दिक्कत ये होगा, पोटेंशियल एनर्जी में इंटरफेरेंस आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी और इसका फ्रिक्शन का कोई आपस में लेने देना नहीं है एक पैसे का भी। तुम ही करोगे, होगा नहीं, तुम करोगे, चीजें होती नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे जो कराया जा रहा है ये तरीका तुम्हारी सहूलियत के लिए कराया जा रहा है, तुम अगर चाह रहे हो तुम इधर ही फोर्स ले लो और इधर ही एस ले लो और एफ डॉट एस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा, सेम जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब तेज बुद्धि लगा के ये मत कर देना कि ठीक है वहां ये आया तो हम एक काम करेंगे माइनस म्यू एम जी एस लिखेंगे, ये भी वही वर्क डन है, ये भी वही वर्क डन है, दोनों को बराबर रख के एस बराबर एल प्रूव कर देंगे। हाँ, यहाँ पे म्यू एम जी एस कोस थीटा रखोगे, इस कोस थीटा से बचने के लिए तो मैं यहाँ आया, मैंने अपने इंटीग्रेशन में कोस थीटा इंक्लूड कर लिया, यहाँ बच गया। और आखिरी में जब तुम ये लिखते हैं एस कोस थीटा, तो मेरे को बताओ इसमें एस कोस थीटा क्या एल ही तो आएगा बाद में, तुम बाद में कॉम्प्लिकेट कर रहे थे, मैंने शुरुआत में रास्ता निकलवा दिया। अब इसका फायदा क्या है शुरुआत में कॉम्प्लिकेट करके बाद में आसान करने का? उसका फायदा ये है अभी तो तुम्हें सीधा चुपचाप सीधा प्लेन दिख रहा है, अगर इस प्लेन को सीधा ना रखूं, करते रहना फिर इंटीग्रेशन, तुम ही करना मैं नहीं करूंगा। ये बात समझ आई? तो मेरे को लिखवा दो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस एम जी एच और फिर प्लस म्यू एम जी एल, कोई दिक्कत? वर्क डन, कौन सा वर्क डन? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ, तो ये जो फ्रिक्शन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ऐसा बोला जाना चाहिए। रुक जाओ उसे बोल लेते हो। हाँ, तो कैसे निकालोगे? वही तो मैं समझा रहा हूँ तब से, क्योंकि ये तो पाथ पे डिपेंड करेगा ना। कौन पाथ पे डिपेंड करेगा? ये बात पे डिपेंड करेगा नहीं, ये करेगा, हाँ, इसीलिए देखो उसमें इंटीग्रेशन लगाई है, और किसी में लगाई मैंने इंटीग्रेशन, मुझे पूरा रास्ता चाहिए ना पाऊंगा, तो इंटीग्रेशन लगाई। अब अगर वो गोल गोल घूम जाएगा कैसे लगाओगे इंटीग्रेशन? तो उसी की एनालॉजी में तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी वही लिख रहा हूँ बस, अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ ऐसा,
ठीक है, यहां से डब्बा लेके गए, ये कांस्टेंट लगाया हमने, इसे ए से लेके बी तक लेके जाना है, ये एच है, ये एल है। अब बताओ कैसे निकालू ये, चाह के भी नहीं रख पाओगे तुम इसको, इसलिए मैंने कन्वर्जन मारा है इसका एल में। एंगल थीटा हर जगह अलग, एंगल थीटा हर जगह अलग, यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ पे ऑल द टाइम, ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑल द टाइम मेरा एफ एक्सटर्नल जो ये प्लेन है इंक्लाइन प्लेन है इसके पैरेलल था हमेशा, एफ एक्सटर्नल हमेशा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल था। इधर क्या पैरेलल होगा हमेशा। अब यहाँ पे वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे वर्क डन ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस एम जी एच। अच्छा एम जी एच यहाँ पे प्लस का हमें पता है, माइनस भी हो सकता है कल को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस म्यू एम जी एल। ध्यान से सुनना, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, पर यहाँ पे फिर मैं इक्वल टू नहीं लगा पाऊंगा, मुझे पता है क्या लिखना पड़ेगा, मैं इक्वल टू निकाल ही नहीं सकता इस केस में, मुझे ये लिखना पड़ेगा। देख लेंगे अभी, ये सिंपल अभी जस्टिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आगे करा कैसे है वो देखते हैं, इसको अभी जस्टिफाई कर लेंगे। ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर है, दिक्कत वहां पे है। तो कोई भी जनरल पोजीशन पकड़ लो, मैंने कहा ठीक है यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद एफ एक्सटर्नल यहाँ पे, ये एफ एक्सटर्नल इस डीएल के तो पैरेलल हो गया, डीएस के तो पैरेलल होगा, ये डीएस है, ये क्या बना इस पॉइंट पे, ये क्या बना इस पॉइंट का डीएल, और ये क्या बना थीटा। क्या थीटा वेरी करेगा यहाँ पे, हाँ थीटा वेरिएबल है। अच्छा ये थीटा जब यहाँ पे आया तो ये डीएल ही किसके बराबर आएगा, डीएस। इधर एक फोर्स होगा जिसका नाम होगा नॉर्मल, इसका नाम होगा, ये नॉर्मल हर जगह वेरी करेगा, यहां नॉर्मल हर जगह वेरी कर रहा है क्या, क्यों, थीटा कांस्टेंट है। यहां नॉर्मल हर जगह वेरी करेगा, क्यों, क्या थीटा पे डिपेंड कर रहा है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या। असलियत में कहानी ये है कि ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल, अब क्योंकि नॉर्मल किसके बराबर होता है हमेशा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स ही तो है ना। अब एक और फोर्स मैंने तुम्हें पढ़ाया था जिसका नाम था सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, याद आया। अगर कभी रास्ता सीधा ना मिले, कर्वी लीनियर मिल जाए, कैसा लीनियर की बजाय कर्वी। अच्छा ये बताओ सर्कुलर मोशन सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए होता है क्या, किसके लिए होता है, कर्व के लिए। कर्व मतलब थीटा का बदलना, कर्व मतलब, तो यहां पे एक फोर्स पैदा हो रहा है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्यूगल मान लो तुम्हारी इच्छा है वो, अगर इसके फ्रेम से देखोगे तो फ्यूगल, और अगर बाहर वाले फ्रेम से देखोगे तो कोई दिक्कत या तो कोई परेशानी। और ये फोर्स हमेशा किसकी तरफ लगता है, या तो रेडियस की तरफ या रेडियस से दूर, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, ठीक है। क्या कौन, हाँ होगा, चेंज होगा। एक बात बताओ, क्या वो एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, कौन। अब मैंने हल्का सा कर्व बना दिया यहाँ पे, ये रहा तुम्हारा नॉर्मल, ये नॉर्मल यहाँ किसके बराबर होगा, ये निकालो किसके बराबर होगा, यहाँ नीचे कौन लगेगा, एम जी कोस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो वाला थीटा लिया है मैंने, ये थीटा हर जगह वेरी करेगा, ठीक है। अच्छा और मेरे को बताओ एम वी स्क्वायर बाय आर कहाँ लगेगा, क्या यहाँ लगेगा, ये सोच के बताओ, ये एम वी स्क्वायर बाय आर यहाँ लगेगा या नीचे लगेगा। जैसे ये मैंने बहुत सही से क्लियर कराया हुआ है, ये फ्लाईओवर है, गाड़ी इस पे से यहां से जा रही है, तो जब गाड़ी यहां से यहां जा रही है, इस पे बताओ नॉर्मल तो यहां लगेगा ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बताओ। क्या मैंने तुम्हें याद है ऐसे 3 रास्ते बनाए थे तुम्हारे लिए, यहाँ पे नॉर्मल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर होगा, याद आया, यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी, एम जी का कोई भी कॉम्पोनेंट आ जाए वो छोड़ो, अभी कोस थीटा छोड़ो, एम जी माइनस या प्लस, कोई नहीं सोचो आराम से, ध्यान से सुनना। जब गाड़ी यहां जाएगी, जब गाड़ी यहां जाएगी, तो इस मोमेंट पे क्या बाहर की तरफ होगा, और इस मोमेंट पे क्या यहां बाहर की तरफ होगा। तो जब यहां बाहर की तरफ है और इधर ही नॉर्मल है, तो क्या ये एम जी में से घटा के आएगा नॉर्मल, एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये mg है, mg cos थीटा, उससे मतलब नहीं है, मुझे बताया mg का कोई कंपोनेंट है, mg खुद है। यहां पे नॉर्मल क्या mg से बड़ा है छोटा है? यहां नॉर्मल, यहां नॉर्मल, क्या ये सिखाया था मैंने? इधर आ जाओ, क्या सही बनाया? क्या नॉर्मल mg से छोटा है? और मेरा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे चीजें मूव कर रही हैं, क्या यहाँ पे मोशन है? अगर मोशन है तो फ्रिक्शन कैसा होगा? अगर फ्रिक्शन काइनेटिक है तो ये तो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो वैल्यू क्या होगी? म्यू एन, और कौन सा वाला? म्यू के एन। और अगर उसने नहीं दिया तो म्यू एस बराबर म्यू के बराबर म्यू, तो क्या हो जाएगा? म्यू एन। अब मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स घटा है कि बढ़ा है इस रास्ते पे? पहले जो मेरा वर्क डन आ रहा था वो बढ़ाएगा, अब जो वर्क डन आ रहा है वो बढ़ाएगा। पहले जो वर्क डन आया था वो, बोलो, पहले जो वर्क डन आया था वो इस वाले वर्क डन से ज्यादा था, ये बात क्लियर है? हाँ, तो ये वाली चीज काट के मुझे क्या लगा दे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एमजीएल लिखा है पुराने वाला, तो ये तो हो गया पुराने वाला वर्क डन, और जो अब आया वर्क डन वो पहले वाले से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन छोटा है इससे। क्या चीज? वो देख बम्प ज्यादा है, वो देगा तुम्हें, कोई ना कोई देगा। ऐसे अगर उसने ऐसा रास्ता बनाया होता, अगर ऐसा रास्ता बनाया होता, कभी भी तुम ऐसे देखो, सेम हाइट है, सुनना ध्यान से, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, सेम हाइट है, तो चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, इनिशियल फाइनल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हाइट एलिवेट हुई है, अगर हाइट एलिवेट हुई है, तो कभी भी ऐसे गहराई में जाके नहीं जा सकता वो, ज्यादा हाइट पे बम्प लेके जाएगा। आई बात समझ में? क्या हाइट इंक्रीज हुई है तो पक्की बात है नॉर्मल घटेगा। यही देख लो, इसी में अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल पे आ जाऊं, इस रास्ते से पहले पहले नॉर्मल, नॉर्मल कम है, इस रास्ते नॉर्मल ज्यादा है कि कम है? फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी अपनी बातों दिमाग से निकालो, दोनों ही आज भी बाहर है, अब भी बाहर है, पहले की और बाद की बात में दोनों बाहर ही है। तुम ये बोल सकते हो इसी जर्नी में, तुम ये बोल सकते हो, इस हाफ को कंपेयर मत करो, तुम ये बोल सकते हो कि यहां से यहां तक नॉर्मल घट रहा है बढ़ता है, यहां से यहां नॉर्मल घट रहा है बढ़ता है। अगर मैं बात करूं सी से डी, नॉर्मल घट रहा है बढ़ रहा है, और यहां से यहां ए से सी नॉर्मल बढ़ रहा है घट रहा है, कोई दिक्कत? पक्का? ऐसी बात तुम कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते ओवरऑल इधर बड़ा था इधर छोटा था, नहीं। और ये सब बातें मैंने कहां कराई है? एनएलएम में कराई है, और क्वेश्चन भी कराए थे। लास्ट वाला लेक्चर था ना एनएलएम का, जिसमें 21 क्वेश्चन करे थे हमने। कैसे? अरे देख, यहां से ही शुरू हुआ है, यहां जाके एन बराबर एमजी हो जाएगा, एन बराबर एमजी तो मैक्स है इसके लिए, तो बड़ा है ना, तो नहीं आता भाई साहब लपेटे में। ये समझ आया? वर्क डन छोटा होगा इस वाली वैल्यू से। हाँ, तो नए वाला हम निकाल नहीं सकते ना, मैं कहां से निकालू नए वाला? मुझे क्या पता भाई, ये जो नॉर्मल है ये हर जगह अलग अलग है, ये नॉर्मल हर जगह है, तो मैं ओवरऑल जर्नी के लिए निकालू कैसे? मैं कोई फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं लिख सकता, मैं सिर्फ रिलेशन बता सकता हूं। तो मेरा फाइनली इस केस में एक ही आंसर आ सकता है, मेरा वर्क डन छोटा होगा किससे? हाफ वी एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस एम जी एच प्लस म्यू एन जी एल, बस इतना लिख सकता हूं मैं, ये बेस्ट कर सकते हैं हम। एमजीएल तब हुआ, एमजीएल देख इस केस में था। मैं कह रहा हूं मैंने इसी का एक्सप्रेशन कॉपी कर लिया उधर, तो इस हिस्से का नाम क्या है? तो मैंने कहा ये है वर्क डन कर्व्ड का, और पहले मैंने क्या निकाला था? पैरेलल का, तो मैं लिख देता हूं वर्क डन पैरेलल। तो एक बात बता, क्या यही तो लिखूंगा आज, वर्क डन कर्व्ड इज लेस देन वर्क डन पैरेलल के केस में, और पैरेलल का एक्सप्रेशन ये रहा, और वर्क डन जो अब निकाला है कर्व्ड का ये रहा, तो ये इसकी तो वैल्यू में निकालने से रहा, तो मैंने इसका तो नाम लिख दिया, वैल्यू उसकी लिख दी, और सिंबल समझ से लगा दिया। अब आगे समझ में? इसमें बेस्ट ये कर सकते हैं हम, वैल्यू निकाल सकते हैं, एक एक पॉइंट के निकाल लोगे नॉर्मल, पॉसिबल ही नहीं है।
इसी फॉर्मेट में आंसर आता है। क्या सारी बात समझ आई? क्या तुम्हें आज ये समझ आया कि मैंने क्यों यहाँ पे तुम्हें इस वाले लेंथ के हिसाब से क्यों निकलवाया फ्रिक्शन? क्योंकि अगर तुम एस के हिसाब से निकालना सीख रहे हो तो यहाँ तो ठीक है, दे दिया उसने एस, यहाँ क्या कर लोगे? इसलिए तुम्हें इस फ्रिक्शन को इसके अलोंग निकालने की समझ होनी चाहिए। ये है सारा मुद्दा, ठीक है? तो क्या अब तुम वर्क एनर्जी थ्योरम भली भांति लगाना सीख गए? किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो, ठीक है? सर्कुलर मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सर्कुलर मोशन अच्छा करो, क्योंकि वर्क एनर्जी में तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं बेचारे। कॉम्प्लेक्सिटी कहां आ सकती है रास्ते में? तो सर्कुलर मोशन अच्छा आना चाहिए, इसीलिए पढ़ा है अभी तो। अब वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ा दी, तुम्हारा जब ये अच्छा हो जाएगा तब कौन सा एक और सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे जिसका नाम है वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। वो आती पूरे खेल खत्म हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है? अब कुछ बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स की। फोर्स की क्लासिफिकेशन हमने बहुत तरीके से की थी, लेकिन जो सबसे लास्ट में क्लासिफिकेशन की थी वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। उससे भी अच्छी क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें बताया था, सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, है ना? याद आया? तो सेंट्रल फोर्स और नॉन सेंट्रल फोर्स को हमने कितने तरीके से पहचानना था? 3 तरीके से पहचानना सीखा था। पहला तरीका, हाँ हाँ, आर का फंक्शन होगी, हाँ, उनके पार्शियल डेरिवेटिव किन्हीं भी दो एक्सिस के, बचे दो एक्सिस के बराबर आने चाहिए, डॉट प्रोडक्ट उनका, ठीक है? यहां तो कोई परेशानी? और इन्हीं के लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया था, वो एक्सप्रेशन था कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डीएस, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डीएस इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है? ग्रेडियंट, ठीक है? क्या? अच्छा, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? अच्छा, तो अगर मुझे कंजर्वेटिव फोर्स की बात करनी हो वो किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डेल यू, ये लिखना चाह रहा था, ठीक है? अच्छा, अब इन दोनों की कहानी में काफी फर्क है, और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी कर रखे हैं। ये कब लगाते हैं? जब फोर्स दिया हो। नीचे वाला कब लगाते हैं? जब पोटेंशियल एनर्जी दी हो या उसका एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है? ये तो हमने समझ लिया, रट लिया कि हाँ ऐसे लगाना है। मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, इस वाली लाइन का मतलब ये है कि वो फोर्स दे रहा है, वो फोर्स दे रहा है। अगर एक्स एक्सिस में इतना फोर्स है तो उस एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही होगी? इतनी। वाई एक्सिस में अगर उसने एफ एक्स दिया फोर्स तो उस एक्सिस में अलग पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। यहां तो कोई दिक्कत? 3D के लिए पढ़ रहे हैं। नीचे वाले का मतलब क्या है? नीचे वाले का मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, वही रीजन है इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट पैदा हुआ था। फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है, इनको बोलना सीखो। जो हमने प्रोबेबिलिटी में खेला था, कोई फॉर्मूला काम नहीं है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी तुम कितनों ने दिया था मैथ्स का? तुम तीनों ने दिया था। तो एग्जाम में आया था जो कराया था प्रोबेबिलिटी का, एग्जैक्टली वही आया था, उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं थी, आया था वही, तो इसीलिए कर लिया हमने, और मुझे पता था वही आने वाला है। थोड़ी सी रिसर्च तो करनी पड़ती है, वो तो अलग बात है, पर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एज इट इज उठा के आ गई थी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई। क्या फायदा पूरे साल प्रोबेबिलिटी सीख पाए और एक क्लास में सीख गए, क्योंकि हमने फॉर्मूला ही नहीं सीखा। हमने क्या सीखी? प्रोबेबिलिटी सीखी। ऐसी अगर हमें एनर्जी ठीक नहीं है तो उसको पढ़ना आना चाहिए। इन एक्सप्रेशन में कुछ नहीं रखा, असली बात किसमें रखी है? इसको पढ़ेंगे कैसे? फोर्स का एक्स कंपोनेंट पैदा हुआ, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आया उसी की वजह से फोर्स का वाई कंपोनेंट पैदा हुआ। और ऊपर वाले का मतलब क्या था? एक्स एक्सिस में इतना फोर्स लगा तो उस एक्सिस में ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ये सारी बात क्लियर है? यहां तो कोई भी परेशानी? अब इनके खेल से हम बहुत तरीके से खेल सकते हैं। ये तो तुम्हें उसमें तो पता ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हमने खूब लगाया है भर भर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पे क्या लिखते थे फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखते थे तो वहां पे क्या लगाते थे हम? बस एक क्यू, अरे हाँ, क्यू डेल्टा वी लगा देंगे ना, है ना? अच्छा, एक तो वो तो खेल है ही, और खेल क्या है? और खेल ये है कि इक्विलिब्रियम नाम की एक चीज होती है। इक्विलिब्रियम कब आता है? जब एक ही कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, क्या मोशन जीरो? नहीं। एक्सेलेरेशन जीरो? इससे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। असली मतलब किससे इक्विलिब्रियम का? फोर्स समेशन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए? इससे मतलब है इक्विलिब्रियम को, है ना? हाँ, कहने का मतलब यही है, एक्सेलेरेशन जीरो हो गई, बट पढ़ा कैसे जाता है कि फोर्स समेशन ऑफ फोर्स जीरो आना चाहिए, नेट फोर्स जीरो, मोशन है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम का तो मतलब छोटा सा मतलब ये हो गया कि समेशन ऑफ ऑल दी फोर्स जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है?
अब समेशन ऑफ ऑल दी फॉर जीरो आने का एनर्जी के रूप में बहुत अलग अलग मतलब हो सकते हैं। क्या पता मेरी काइनेटिक पोटेंशियल बराबर हो, क्या पता एनर्जी एग्जिस्ट ही ना कर रही हो उधर, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पता जितनी एनर्जी है उतनी चलेगी, क्या पता जितनी है सारी की सारी नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। क्या हर तरीके से नेट एफ तो जीरो ही है, लेकिन एनर्जी का तो भंडार है, वो तो बहुत अलग अलग तरीके से खेल सकती है। यही मतलब है इन दो का, कि इस सिंपल इक्वेशन का मतलब ये मत समझ लेना बात खत्म हो गई, उसको रिलेट करो कैसे कैसे हो रही है चीजें। तो यहाँ पे अब ये जो इक्विलिब्रियम है इस डेल्टा एफ की वजह से तीन रूपों में बट गया। कैसे बटा? क्योंकि मुझे पता है मेरा फोर्स किसके बराबर है, मेरा फोर्स बराबर है, अगर एक डायरेक्शन की बात करें, अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, तो अब यहाँ ये हटा दूंगा मैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो किसके लिए होता है, 3D के लिए, जनरलाइज्ड है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डी यू बाय डी एक्स, और यहाँ क्या आएगा, एक्स कैप। अब तुमने रट रखा है कि एक्स एक्सिस में सिर्फ आई कैप ही आएगा, तो अलग बात है, आई कैप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसने ना वो एक्स की है असलियत में, ना वो वाई की है, ना वो जेड की है, कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, और उसे एक अकेली सिंगल लाइन डायरेक्शन में उसने एक एक्स कैप वेक्टर डिफाइन किया हुआ है। ये भी तो हो सकता है, वो भी हो सकता है। वरना तुम अगर इसको ऐसे पढ़ना चाहो तो बिल्कुल ऐसे पढ़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, एक को पैसे की भी, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि मेरा एक्स एक्सिस में एक फोर्स है 3J कैप, अब एक तो होता है स्टैंडर्ड कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर ही है, और फिर वो तुम्हें फिगर दे देगा जिसमें एक्स एक्सिस यहां होगा, जेड एक्सिस यहां होगा, वाई एक्सिस यहां होगा पॉजिटिव का, फिर तो वो सब फेरबदल हो सकते हैं, वो स्टैंडर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर एक डायरेक्शन की बात करें तो ये आएगा ना, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये कैप क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो स्केलर है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इस चीज को ऐसे नहीं बोलेंगे कि ग्रेडियंट मतलब जानते हो, लेंथ से डिवाइड होना, रेट का मतलब जानते हो, टाइम से डिवाइड होना, बिल्कुल। तो यहाँ पे लेंथ से डिवाइड हो रहा है, और कौन डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल। तो क्या इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं बोल सकते? तो फोर्स ही क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। तो डेल्टा एफ जीरो, इसका मतलब कौन जीरो, पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो, पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो। अच्छा, एक और चीज सीखो, अगर मैंने वाई एक्स का ग्राफ बनाया और मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने लग जाऊं, तो वो किस क्या आता है, क्या बोलते हैं उसका नाम, क्या, स्लोप, एग्जैक्टली स्लोप। तो मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप कौन है, तो इसका मतलब इसमें ux ग्राफ का स्लोप जीरो। क्या इक्विलिब्रियम का ये मतलब है? अब इक्विलिब्रियम में ही हमने मैथ्स में ही पढ़ लिया था कि इक्विलिब्रियम में ये तो आ गया dy बाई dx जीरो, लेकिन वो मैक्सिमा है मिनिमा है वो कौन बताएगा, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो इसी के बेसिस पे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम। तो इक्विलिब्रियम भी तीन तरीके से बदल सकते हैं। क्या? तो क्रिटिकल पॉइंट भी कैसे निकालोगे, पहले ये वहां तो जाओगे ना, क्रिटिकल पॉइंट है कौन से, उसके लिए ये निकालोगे, dy बाई dx निकालोगे, उससे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। फिर उन क्रिटिकल पॉइंट पे एक बार और डेरिवेटिव निकाल के उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट को रख के चेक करोगे मैक्सिमा था मिनिमा था। अगर स्लोप बढ़ता हुआ, मतलब स्लोप अगर नेगेटिव आया, स्लोप का भी चेंज अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा था, और अगर स्लोप का भी चेंज पॉजिटिव आया तो मिनिमा था, ठीक है। मैथ संभाल पाएगा इतनी सी, मतलब कर रखी हमने पहली मैथ, कोई बहुत खास मैथ नहीं है, कर लेगा तो। तो यहां पे बताओ क्या लिख दूं, पहली चीज पढ़ा तो है यार हमने, मैं रिवाइज तो करा रहा हूँ बस, कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, बस आज रिलेट कर रहा हूँ उसको थोड़ा मैथमेटिकली। दूसरा, तीसरा न्यूट्रल, ठीक है। अब जैसे यूएक्स ग्राफ बनाया मैंने, ये रहा यू और ये रहा एक्स, ऐसे ग्राफ है, इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे डी यू बाई डी एक्स जीरो है, तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम से आ रहा है या पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमम से आ रहा है। तो यहां मेरे को ये भी कि यहाँ पे कौन मैक्सिमम होगा, किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालना हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मिनिमम निकालना उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो जीरो के बराबर रख दो। तो ये क्या है, मैक्सिमम। मुझे कैसे पता लगा, ऊपर है इसलिए मैक्सिमा नहीं, कैसे, यहां से यहां जाओगे तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, यहां से लेके यहां तक स्लोप, यहां से लेके यहां तक स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहां से लेके यहां तक स्लोप नेगेटिव, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है नेगेटिव और इनिशियल है पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, नेगेटिव,
तो ये हमेशा क्या आएगा, कोई दिक्कत? तो इथो मैक्सिमा था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। अब ये भी नहीं था मुद्दा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, मुझे तो इक्विलिब्रियम निकालना है कौन सा, ठीक है। अब एक और चीज चेक करते हैं, इससे पहले तुम्हें एक और चीज और थोड़ी समझनी पड़ेगी, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन कैसे काम कर रहा है, ये साइन जो नेगेटिव लगाया था वो क्या बताता है, ठीक है। फोर्स दो टाइप के पढ़े हमने, एक रिपल्सिव एक अट्रैक्टिव। मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन इन सब की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जनरलाइज बात कर रहा हूं। अब तुम उसे ग्रेविटेशन में लगाओ, इलेक्ट्रोस्टैट में लगाओ, हर जगह फिट बैठेगी। एक रिपल्सिव होगा और एक अट्रैक्टिव, दो ही तरीके के फोर्स हो सकते हैं, या तो पुश होते हुए या पुल होते हुए, है ना। तो रिपल्सिव फोर्स में क्या होता है, दोनों फोर्स एक दूसरे से इसी पॉइंट पे, एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लगेगा, ये कैसा हुआ। और अट्रैक्टिव में उस पॉइंट की तरफ आते हुए फोर्स, दोनों ही केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन एक को बोल रहे हैं अट्रैक्टिव, एक को बोल रहे हैं रिपल्सिव। क्या फोर्स कैन बी पैरेलली ट्रांसलेटेड टू देमसेल्व्स विदाउट चेंजिंग एनी इफेक्ट? तो अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज कर सकता हूं, इस डायग्राम से तुम नहीं बता सकते कौन अट्रैक्टिव है कौन रिपल्सिव है। पैरेलली यहां शिफ्ट करो, पैरेलली यहां शिफ्ट करो, लो रिपल्सिव का केस, इसलिए गणित की जरूरत पड़ेगी, गणित की जरूरत पड़ती है। तो अब हम आंखों से नहीं पहचानेंगे, आंखें धोखा खाती है, हम किससे पहचानेंगे, गणित से, वो कभी गलती नहीं करके देगा। तो गणित क्या है, हाँ गणित क्या है, मैंने कोई फोर्स लिया, कोई भी फोर्स लिया, फोर्स को हमने डिफाइन किया हुआ है इस लहजे से। ना ना ना, पूरी बात मैं बताता हूँ, मैं 11 से यही पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। 11 से यही चीज पढ़ा रहा हूँ मैं बार बार, बस और कुछ नहीं पढ़ा रहा। और मैं पहले बता चुका हूँ, पूरी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, 11वीं पढ़ लो 12वीं पढ़ लो, पूरी पूरे सिलेबस में 11वीं 12वीं दोनों का मिला के सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है जो पढ़ाई जाती है। अच्छा ये फोर्स निकाला हमने, अब मैंने कहा कि मैंने कोई भी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी और वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, तो मुझे ये बताया, ये पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, ये नेगेटिव तो फोर्स। और एक गाइडिंग प्रिंसिपल हमें बताया, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि मेरा पार्टिकल वो रास्ता चुनता है जिस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रेट से लूज होती है, ये बात हमें पता है। और हर कोई अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम स्टेट में रखना चाहता है, उसका भी रीजन पता लगेगा अभी। आज तक मैंने ये नहीं बताया ना कि हर पार्टिकल अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में क्यों रहना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। इसका मतलब ये बहुत लॉजिकल बात है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम तो है, तुम्हारा दिमाग नहीं था ना यार, लॉजिकल लॉजिकल तो बचपन से। अब कोई एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से फैन है किसी भी XYZ पत्थर की मूर्ति का, बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फैन, दोनों ही घूमते हैं, ये वाली भी वो वाली भी घूमते दोनों हैं। तो तुम उसे एक ही दिन में सच बता दोगे तो फट जाएगा ना, और धमाका इतना तेज हो सकता है तुम हर्ट हो जाओ, इसीलिए धीरे धीरे रखा जाता है। तो लॉजिकल तो बचपन से थी है, जब मैंने नहीं पढ़ी थी तब से लॉजिकल है, ठीक है। खैर, तो U नेगेटिव है और F पॉजिटिव है। अब ये कैसे, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका मतलब जान गया तो इसका तो अपने आप पता लग जाएगा, अगर मैंने इसका मतलब जान लिया इसका मतलब अपने आप पता लगेगा, ठीक है। इसको देखते हैं अब, U पॉजिटिव का मतलब क्या है। U पॉजिटिव का ये मतलब है, जैसे अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, G कैपिटल M M अपॉन R, ये लिखा। अगर ये R बढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बाहर में जाए, ग्रेविटेशन जनरलाइज कर रहे हैं, अगर ये R बढ़ा तो U घटेगा, अगर ये R बढ़ा तो U घटेगा। तो यहाँ पे U किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के। वहीं पे मैं एक और चीज लिखी, ये R बढ़ा तो U बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि R, सुनने ध्यान से, ये कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म कर दो, ये R बढ़ाया, ये R बढ़ाया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में घटी, नेगेटिव में घटी तो पॉजिटिव में तो इंक्रीज हुई ना। नंबर लाइन ऐसी तो काम करती है कि जीरो है, और अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में घट रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव नेचर को अप्रोच कर रही है ना, तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहां पे यहां पे क्या हुआ, R बढ़ने से U बढ़ा या घटा, और यहां पे R बढ़ने से U, तो ये नहीं बोल सकते तुम की पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ये नहीं बोला जा सकता। असली खेल दूरी का है, असली खेल
और असली खेल अब हमें समझ में आया दूरी का, तो अब हमें ये फॉर्मूला भी समझ में आया क्यों हमेशा ये अपने नीचे dr एक्स वाई जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड लेके चलता है, क्योंकि बात ही सारे उसी से हो रही है। तो अब अगर r बढ़ने से u घटा, r बढ़ने से u, तो u पॉजिटिव है, तो u, इसका मतलब ऐसे सिस्टम अपनी मिनिमम पोटेंशियल पे तब जा पाएंगे जब एक दूसरे से दूर भाग जाए, तब जा पाएंगे जब एक दूसरे से दूर भाग जाए। पार्टिकल की नहीं होती पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की होती है, और सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल है, हर पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागेगा तो पोटेंशियल एनर्जी सबूत है, ठीक है। ये सिस्टम वो सिस्टम है जिनमें पास आने से पोटेंशियल एनर्जी घटती है ना। तो इसका मतलब पास आना मतलब अट्रैक्ट करना, दूर भागना मतलब U पॉजिटिव U नेगेटिव। अब एक बार इस बात को ना अपने जहन में उतार लो, आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना इस बात में। अच्छे से समझ लो ये सारी बातें, क्लियर हो गई सारी चीजें, पक्का। मैं अभी बता देता हूं, आगे चलते चलते मैं बहुत कंफ्यूज करूंगा, बिल्कुल ऐसा कर दूंगा जैसे मैं सच बोल रहा हूं पर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम हाँ में हाँ मिला दोगे, फंस जाओगे। तो तुम्हें इस कदर समझ में आना चाहिए, मैं कितना भी कंफ्यूज करूं तो मर जाना। पर ये ऐसा नहीं है कभी मैं तुम्हें सच में ही सही पढ़ा रहा हूं, एस की नहीं मानने आटो। मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशन फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, हम नहीं मान। कुछ टाइम बाद तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा कंफ्यूज कर रहा था गलत है। ये समझ आया तुम्हें? तभी आगे बढ़ूंगा जब ये पूरी बात सेटल हो जाएगी, क्योंकि यही है जो बात समझ में आएगा, बाकी तो सब आता ही था और बाकी सब आता है। तो अब ऐसे ही F नेगेटिव का मतलब, अगर फोर्स नेगेटिव है तो फोर्स रिपल्सिव है, और अगर फोर्स अट्रैक्टिव है। कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? अच्छा, इधर आ जाओ। इस पॉइंट से यहां एक पार्टिकल मान लो, यहां एक पार्टिकल मान लो, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन उधर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों पार्टिकल की फाइनल डिस्प्लेसमेंट इससे दूर भाग रही है, तो कैसा है ये? अच्छा, इसमें ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल की फाइनल डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लंब होगी, और दोनों ही डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल की तरफ आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट घट रही है, और डिस्प्लेसमेंट घटने से पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। तो इसका मतलब कैसा सिस्टम है ये? अट्रैक्टिव। और ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। और ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे तुमने ये वाला फोर्स पढ़ा, हाँ चेंज ही नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, चेंज नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। वरना कोई ये क्वांटिटी तो कभी पैदा हो ही नहीं सकती कि ये नेगेटिव है। इवन नंबर लाइन पे जो तुम -5 बचपन में पढ़ के आए हो, वो भी किन्हीं दो नंबरों का चेंज है, और किन दो नंबरों का चेंज है? किन्हीं भी दो नंबरों का, किन्हीं भी दो नंबरों का, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऐसे जिनका चेंज -5 आ सकता है। आई बात समझ? जैसे मैंने फोर्स लिखा G m अपॉन r स्क्वायर, फोर्स कैसा है? तो हाँ, अब ये हटाओ, ये भूल जाओ, मैंने कहा U माइनस G m अपॉन में ये अट्रैक्टिव। एक और सबूत मैं दे सकता हूं, क्या मास कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इन मास की वजह से नहीं आया। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाते हैं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैंने कहा Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, फोर्स Q1 Q2 दोनों नेगेटिव है, फोर्स दोनों, हाँ दोनों नेगेटिव है, तो फोर्स, अगर फोर्स पॉजिटिव है, चाहे दोनों चार्ज नेगेटिव हो चाहे दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, रिपेल ही करेंगे। और ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, जो तो रिपल्सिव ही है। तो
देख यहां देख, यहां फोर्स कैसी है, तो कैसा हुआ, अट्रैक्टिव। अच्छा अच्छा, हाँ ये बात सही कह रहे हो तुम। तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने यू पढ़ाया तुम्हें, रुको तो मैं करवा दूंगा रिलेट, तब भी करा दूंगा, तुम्हें समझाना है मेरे को खुद का सही थोड़ी ना करना है। यहाँ पे लिखा मैंने, तो मैंने लिखा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर, बस इतना सा, फोर्स से रिलेट करा दूंगा। हाँ बता। नहीं नहीं भाई नहीं, वो असली फॉर्मूला उसके परमिटिविटी वगैरह और ये सब उससे आता है, एक बार जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। अभी सुनो, अभी मैं जनरलाइजेशन करा रहा हूँ पूरी फिजिक्स की। के Q1 Q2 बाय आर लिखा, दोनों पॉजिटिव तो, दोनों नेगेटिव तो अगर दोनों का नेचर सेम है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी आ रही है, पॉजिटिव, हमेशा कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो सिस्टम कैसा हुआ, रिपल्सिव। अब इस सिस्टम का अगर फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव ही आता है। अभी तुम उसको वेक्टर की तरह नहीं देख रहे ना, अब मैं समझाता हूँ मेरी बात, क्योंकि वहां पे फोर्स, इसीलिए मैंने दोबारा मिटा के ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी। सुनो ध्यान से, बस एक सेकंड और सुन ले। ये Q1 और ये Q2, ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, ये कैसा है, रिपल्सिव की अट्रैक्टिव। मैंने कहा दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव होंगे। तो ये फोर्स किसका है, Q1 का, किस पे लगा, इसकी डायरेक्शन सुनो, इसकी डायरेक्शन इस आर कैप के अपोजिट होगी, होगी तो आ तो रहा है फोर्स नेगेटिव। हाँ अब बताओ, एक पैसे की कंफ्यूजन, मुझे मुझे मैंने खुद को सही साबित करा, नहीं नहीं, मैंने बस तुम्हें लॉजिक सही बता दिया, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है ये, काश मैंने बनाया होता, होती मेरे में। हाँ पूरी पूरी कहानी में कोई भी कंफ्यूजन बताओ अब। देख मेरे को ये बता कि Q1 और Q2 दो चार्ज है, ये Q2 कहां डिस्प्लेस कर सकता है रिपल्सन में, ये फोर्स किसका है, Q1, Q1 कहां जाएगा, फोर्स कहां लगा रहे हैं, दोनों के बीच में 180, फोर्स कैसा, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका है, Q1 का, फोर्स, अरे जिसका फोर्स लेंगे उसी का तो पोजीशन वेक्टर लेंगे। क्या, अच्छा सामने देखो, सब सारी बातें समझ आई तुम्हें, क्या इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा जा सकता इन चीजों को, बिल्कुल आखिरी है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, मैं तुम्हें वेक्टर बना के दिखा रहा हूं, जिसका फोर्स लिया उसी की तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो अगर Q1 को मौका मिले डिस्प्लेस अपोजिट डायरेक्शन में करेगा जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके, और यही तो मतलब होता है फोर्स नेगेटिव होने का, समझ आया, यहाँ तो कोई परेशानी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव तो फोर्स, समझ आया। अब ये डब्बा तुम्हारा पूरा कामयाब हो चुका है, मैंने हर बात आपस में रिलेट कर दी, कोई भी 7-8 बात मैंने ऐसी ना छोड़ी जिसको आपस में सभी को एक दूसरे से रिलेट ना कराओ। दूरी, अट्रैक्शन, रिपल्शन, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव पॉजिटिव होना, फोर्स का पॉजिटिव नेगेटिव होना, और तुम्हारा स्लोप जीरो होना, मैक्सिमम मिनिमम होना, ये सभी आपस में रिलेट कर दिए। अब पीछे आ जाओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लिखी हुई है, अब तुम समझ पाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और इसका स्लोप जीरो आ चुका है, इस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से आप फोर्स देख लेते हैं तो मुझे ये पता लग जाएगा इक्विलिब्रियम कैसा है, मुझे फोर्स देखने से पता लगेगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पे छोड़ो, मैं कह रहा हूं मैंने इस पॉइंट का फोर्स निकाला, तो फोर्स तो स्लोप आएगा ना, यहाँ का स्लोप कैसा, यहाँ का स्लोप, कोई दिक्कत, तो मेरे को बताओ इस जगह पे फोर्स कैसा है, इस जगह पे फोर्स कैसा है, इसमें कोई दिक्कत, तो इस पॉइंट पे, इस एक्स दूरी पे, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया x2, इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, और ऐसे ही मुझे इस पॉइंट पे, इसका नाम दिया मैंने x1, इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, इस वाले फोर्स की एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इस वाले की एक्स एक्सिस के अपोजिट, तो ये अट्रैक्टिव हुए रिपल्सिव हुए,
कैसे भाई, कैसे? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट हो सकती है। अच्छा, जीरो से तो कम नहीं है ना यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। मेरे को बताओ, ये मिनिमम छोड़ो, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम, मिनिमम कह रहा हूँ, मेरी गलती, मैक्सिमम है। क्या इससे ज्यादा एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है? ये मैक्सिमम है। इधर जाने पे एनर्जी घटेगी, इधर जाने पे एनर्जी घटेगी। कोई दिक्कत या तो कोई परेशानी? तो इस पॉइंट में मैं बस इतना सा पूछ रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने पे आजू बाजू के फोर्स क्या अट्रैक्टिव है? उस लॉजिक से मत सोचो जो मैंने तुम्हें अभी बताया, उससे सोचो। अब मैं समझाता हूँ, छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है, बोलता रहिए। अब सुन ले, क्योंकि मैंने तुम्हें खूब मौका दिया सोचने का और तुम गलत ही सोच रहे हो। इस फॉर्मूले पे आ जाओ आगे। ये पॉजिटिव है जहां ये पॉजिटिव है, जहां ये पॉजिटिव है वहां पे एफ नेगेटिव होगा। जहां पे स्लोप पॉजिटिव है, जहां पे ये पॉजिटिव है, वहां पे फोर्स ऐसे होगा। ये कह रहा हूं। अब तू बता अपनी। हाँ बना बना। मैंने कब कहा कि मेरा यू और एक्स के बीच में रिलेशन है साइन का? स्लोप, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, स्लोप से फर्क पड़ रहा है। क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन देख रहा है यहाँ? अरे भाई सुन, ये सर्कल बना दिया मैंने, इसको बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल दिया सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोल दिया थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी इसको 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 बोल दिया थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोल दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में बोल स्लोप, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, 10 ही स्लोप होता है, 10 ही। मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन बताई, इस लाइन का स्लोप बता। कोई लेने देने नहीं है क्वाड्रेंट से, जहां लाइन बनेगी मैं उसके हिसाब से क्वाड्रेंट छाट लूंगा। ये फोर्स पॉजिटिव है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी यू नेगेटिव आना चाहिए। यू का तो मुझे साइन ही नहीं बताया। अच्छा, तो ये कह रहा है ये यू पूरा ऊपर ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव ही पॉजिटिव है ना? अरे यार, ये यू किसी का फंक्शन होगा, एक्स का। मैंने एक्सप्रेशन थोड़ी दे दिया तुझे, मैंने कभी कहा यू यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा? मैंने तो कोई फंक्शन दिया होगा, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो फंक्शन ऐसा हो गया, u बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, बस। हाँ हाँ, वो कभी नहीं आना चाहेगा यहाँ पे, मैं उस पर भी आऊंगा, पर पहले मैथमेटिकली समझ तो लो। हाँ, जो मैंने समझाया उससे भी समझो, न्यूमेरिकल इससे भी होंगे। कई बार ग्राफ ऐसे देगा तुम ऐसी बातें समझ वाली कर ही नहीं पाओगे। तो तुम्हें दोनों चीजें आनी चाहिए, फॉर्मूले से देखना और फॉर्मूले को समझ के करना। अब ध्यान से देखो, जहां ये du बाई डी एक्स पॉजिटिव है वहां f नेगेटिव होगा, जहां du बाई डी एक्स पॉजिटिव है वहां f नेगेटिव होगा, तो यहां f इधर है, यहां f इधर होगा। क्या इस पॉइंट से दोनों फोर्स बाहर भागते हुए हैं? कि रिपल्शन का केस बनेगा। ये मैथमेटिकली समझा पाया मैं? दूसरा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। कोई भी पार्टिकल का सपना होता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो अगर ये इधर गया वापस इस स्टेट पे आना चाहेगा? अगर ये इधर गया क्या वापस इस स्टेट पे आना चाहेगा? तो क्यों आएगा कभी भी इस स्टेट पे? कभी नहीं आएगा। अगर मैं इसको मीन पोजीशन डिफाइन कर दूं, क्योंकि जहां स्लोप जीरो हो मीन पोजीशन, अगर इसको मीन पोजीशन डिफाइन कर दूं तो मीन पोजीशन पे कभी वापस नहीं आ रहा, हमेशा दूर भाग रहा है। कोई दिक्कत? तो इसको तो बहाना चाहिए अपना इक्विलिब्रियम खोने का। भाई इस जगह पे इक्विलिब्रियम है, इसको बस एक हल्का सा बहाना चाहिए इक्विलिब्रियम खोने का, खो देगा और कभी वापस अटेन नहीं करेगा। ऐसे इक्विलिब्रियम कैसा होगा? मैंने बहुत घुमा फिरा के बहुत आखिरी में ये चीज पढ़ाई है, कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल। मैं चाहता तो इसको हमेशा जैसे पढ़ाता हूं वैसे भी पढ़ा सकता था। ये कौन सा बॉल रख दी यहाँ पे, कभी वापस नहीं आएगी,
बॉल रख दिया हमेशा यहीं आएगी, जहां छोड़ दी बॉल वहीं चली जाएगी। आज तक कभी तुमने इससे क्वेश्चन सॉल्व होता देखा? समझ के लिए सही है, क्वेश्चन नहीं होता इससे। ये कौन सा अनस्टेबल, ये कौन सा स्टेबल, ये कौन सा न्यूट्रल, बट एक्स कहाँ है कुछ पता नहीं है, फोर्स कहाँ है कुछ पता नहीं है, चल रहा है बस। तो समझने के लिए बहुत बेटर है वो, 1 सेकंड में समझ में आता है, बट असली चीज तो यहाँ है ना। फिर मैं हर चैप्टर में ग्राफ बनाऊंगा, फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोसाइड में भी पढ़ेंगे जबरदस्ती वाले ग्राफ, वेव में भी पढ़ लेंगे, ऑसिलेशन में भी पढ़ेंगे, वहां कौन समझाएगा तुम्हें ये सब बातें, ठीक है। तो इसीलिए इस पोजीशन का मतलब है मीन उस पर कभी वापस नहीं आया, तो कैसा हुआ ये अनस्टेबल। तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब फोर्स, हाँ यू मैक्सिमम होता है और दूसरा फोर्स रिपल्सिव, समझ आया? अच्छा ऐसे ही स्टेबल कहां होगा भाई, यहां पे भी तो du by dx 0 है, यहां पे भी du by dx 0 है। अब ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मुझे कैसे पता मिनिमम है? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा डबल डेरिवेटिव, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम है। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, स्लोप नेगेटिव, अगर du by dx नेगेटिव है और बाहर एक और नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस वाले पॉइंट पे स्लोप, स्लोप पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव, तो इस पॉइंट की तरफ लग रहे हैं फोर्स, अगर इस पॉइंट की तरफ लगते फोर्स आ रहे हैं तो कैसे हुए वो अट्रैक्टिव। तो यहां मिनिमम पोटेंशियल, अब सुनने ध्यान से, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट का मतलब अट्रैक्शन, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब रिपल्शन। अच्छा और क्या चीजें इन्फर कर सकते हैं कि अगर मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी तो अनस्टेबल, मिनिमम है तो स्टेबल। हेलो, हाँ भाई थोड़ी देर रुक जाएगा, क्लास में हूँ, चल भेजता हूँ, 1 मिनट दो बस। हाँ ये सारी बातें समझ आ चुकी हैं, पक्की बात है। अच्छा और अगर ये ग्राफ ऐसा होता आगे चल के, तो यहाँ पे du by dx 0, du by dx 0, du by dx 0, क्या स्लोप कांस्टेंट आ चुका है? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम तो गई भाड़ में, स्लोप 0 है और कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो न्यूट्रल। तो ये क्या है P कांस्टेंट, ये क्या है P मैक्सिमम, और ये क्या है P मिनिमम। न्यूट्रल तब होगा जब फोर्स 0 हो। तो फिर मैंने पता कैसे किया कि वो न्यूट्रल अगर फोर्स 0 था? तूने कहा कि अगर न्यूट्रल तब होता है जब फोर्स 0, और मेरा कहना ये है कि जब फोर्स ही 0 है तो तूने पता ही कैसे कर लिया कि वो न्यूट्रल है? du by dx 0 आने का मतलब है कि वो कांस्टेंट थी क्वांटिटी, तो u कांस्टेंट था, अगर u कांस्टेंट है तो फोर्स तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अरे u है, मतलब तुमने कभी देखा फोर्स है नहीं और u है? तो गलती किसकी है? सामने देखो तुम, अरे ये सारी बातें रिलेट होगी तुम्हें, पक्की बात है, कितना भी घुमा के पूछ ले। ठीक है, अब एक दुखद बात बता देता हूँ, यहां तक जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया इससे पहले का, इससे पहले का भी नहीं, यहां तक मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये रुक जाओ, यहां तक जो मैंने पढ़ाया ये सुनते रहना चुपचाप, और ये 2 लाइन है, ये तो था नीट का, उसके बाद जो भी मैंने पढ़ाया वो सब एडवांस का था। अरे दुखद बात ये है ना इन दोनों का, तो अगर इतनी डिटेल में वो कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तुमसे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नहीं कह रहा मैं कि नीट के सिलेबस में स्टेबल स्टेबल न्यूट्रल नहीं है, भर के। हाँ बट इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग वो तुमसे नहीं मांगेगा। जिस साल अच्छा आ गया, और हमें तो वर्ष की तैयारी करनी है ना, वही करिए। खैर कराई तो मैंने बोर्ड्स की भी वर्ष की थी तैयारी,
हाँ वही बढ़िया है ना, हाँ, बस वही। चलो आगे देखो। यहां तक अगर सारी बातें क्लियर हैं तुम्हारे साथ और तुम्हें ये पता लग चुका है स्टेबल अनस्टेबल कौन क्या कैसे होता है, वो सारी बातें पता लग चुकी हैं, तो अब मेरे को एक बार समरी में रिवाइज करा दो, और वर्क एनर्जी में इससे ज्यादा है नहीं कुछ। कहानी हमारी सेंट्रल फोर्स से स्टार्ट होती है, बोलना चालू कर दे। हाँ रेडियल इनवर्ड होंगे, आउटवर्ड होंगे, आर का फंक्शन होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं बस। हाँ पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हरामजादी देखो, पाथ इंडिपेंडेंट है पर वेरिएबल जो मेरा फंक्शन बना है इसका, वो एक्स पे डिपेंड करता है, वो एक्स का फंक्शन है, वो आर का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, बट पाथ इंडिपेंडेंट है। अब बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ ले तो पगला जाएगा ना। अब आर का फंक्शन ही यही होता है कि पाथ इंडिपेंडेंट कर दिया मैंने, इधर जीरो इधर सर्कमफेरेंस, खत्म बात। इसी तो कहते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। आर आर आता कहां से है तुम्हें पता है? डिस्टेंस फॉर्मूला और सर्कल में कोई फर्क नहीं है, और सर्कल में कोई फर्क नहीं है, और सर्कल में कोई फर्क नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये लाइन है, x1 y1 x2 y2 x1 x2 और y1 y2, ये हो गया y2 माइनस, ये हो गया x2 माइनस, और ये d जो निकालना था, तो ये d स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ना इन दोनों के बीच की दूरी, किसके बराबर है? अंडर रूट डेल्टा y स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर। अच्छा रूट क्यों आएगा फिर, रुको यार बहुत मेहनत करवा दी तुमने। अरे ये आ गया, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो ये क्या है? फाइनल पोजीशन। हाँ तो सुन सुन सुन, वो क्या है? सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एच और के, वही तो माइनस कर रहे हो, मैंने उसका नाम x1 x2 और वो रख रखा है y2। x1 क्या है? h, और ये क्या है? k, ले वही तो बात है, कहां फर्क आया? तो ये क्या है? फाइनल पोजीशन। ये क्या है? कर तो तुम वही रहे हो, इनिशियल माइनस फाइनल, अगर आर का फंक्शन बना रहे हो, इसलिए उसने बोला आर का फंक्शन होना इज पाथ इंडिपेंडेंट होना, ये बोला उसने इनडायरेक्टली। होगी बात क्लियर? सारी बातें क्लियर है यहां तक? तो सेंट्रल फोर्स से कहानी शुरू हुई, तीनों की हमें तीन प्रॉपर्टी पता है, मतलब तीन प्रॉपर्टी नहीं है वो, तीन तरीके से पहचानना आता है हमें वो, ठीक है? डिफरेंशियल वाली प्रॉपर्टी क्यों एग्जिस्ट कर रही है वो अभी तुम समझने के लिए बहुत दूर हो उससे, तो अभी मतलब की भी नहीं है तुम्हारे। अच्छा उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी का खेल आया, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें हर सिस्टम के लिए लगानी आती है अब, कैसा भी हो, ठीक है? उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद हमने पोटेंशियल और फोर्स के बीच की कहानी समझी, और पोटेंशियल और फोर्स के बीच की सारी कहानी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव तो सिस्टम कैसा? सिस्टम वैसा कि दूर भागने से, हर पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागेगा तब क्या होगा? लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में जाएगा, और अगर यू नेगेटिव है तो पास आके मिनिमम पोटेंशियल स्टेट में जाएगा। हर पार्टिकल का सपना एक ही होता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में जाने का। अब ये रीजन बताओ इसका, हर पार्टिकल का सपना यही क्यों है कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में जाए? क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में ही स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप के हैं। आज समझ आ गया कि हर पार्टिकल का एक ही सपना क्यों है, और वो सपना है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में जाना। क्यों? क्योंकि वहीं पे ही जाके मुझे स्टेबल वाला इक्विलिब्रियम मिलता है। कौन सा वाला? स्टेबल वाला। हाँ बाउंड्री सिस्टम, थोड़ा सा भी आगे चलोगे तो बाउंड्री सिस्टम भी बताऊंगा मैं, वो ग्रेविटेशन में अच्छे से बताऊंगा। क्या डरी है भाई साहब, फोन आया? हाँ नेगेटिव होता है, जिस सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव है। बस अभी 5 मिनट में बुला लियो एक बार। हाँ
बाउंड्री सिस्टम है। और फ्री होने का मतलब ही क्या है कि वो पॉजिटिव होने वाली थी, उससे पहले जीरो स्टेट आ गई, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, उसी बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ आया? तो बस यही है। अभी तो बाउंडेड बाइंडिंग एनर्जी और बाउंडेड सिस्टम का मतलब ये समझो कि टोटल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव हो जाए तो वो बाइंडेड सिस्टम है, बाउंड है वो किसी न किसी कंडीशन में। अच्छा, अब तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि क्यों हर चीज अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे मरती है, क्योंकि वही कौन से वाला इक्विलिब्रियम मिलता है, स्टेबल वाला इक्विलिब्रियम मिलता है वही। क्लियर है? अच्छा, फायदा क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ये भी बता दो। हाँ, क्या फायदा है इसका, क्यों जाना है स्टेबिलिटी की तरफ? मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता हूँ ये एग्जांपल देके कि तुम खुद अपनी लाइफ में देख लो, तुम्हें स्टेबल होना है। इंसान शादी स्टेबिलिटी के लिए करता है, बच्चे स्टेबिलिटी के लिए करता है, कमाता स्टेबिलिटी के लिए है, मेहनत स्टेबिलिटी के लिए करता है। फिर एंट्रोपी से रिलेट करके और ज्यादा मैनिपुलेट कर दूंगा, पर फायदा क्या है? फायदा क्या है जिंदगी अपनी दूध दही लाने में लगा देना? एक जगह पे बाउंडेड रहना तो फ्रीडम खोना हो गया ना, क्या फायदा है ऐसी फ्रीडम खोने का? फायदा ये है कुछ खोता नहीं है, समझो इस बात को, कुछ खोता नहीं है का मतलब अगर मेरा कोई भी सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स हमेशा उसे उसी पोजीशन पे लाके छोड़ देगा जहां से वो खो गया था। नॉन मैकेनिकल में जा ही नहीं रही चीजें, लॉस नहीं आ रहा, चीजें नॉन मैकेनिकल में जा ही नहीं रही, लॉस नहीं आ रहा। अरे कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन पे हमेशा तभी तो ना आएगा जब या तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए या काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, तभी तो वापस अपनी स्टेट पे आएगा। अगर मान लो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी थी, नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई, वापस वहां पे आ पाएगा कभी? अच्छा, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी थी और वो लूज हो गई नॉन मैकेनिकल में, क्या वापस वहीं आ पाएगा? मेरे पास टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी का मतलब K प्लस P, दोनों में से कोई भी पोर्शन अगर नॉन मैकेनिकल में चला गया, क्या वापस वहीं आ पाएगा? इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है, तुम्हारा कोई भी एनर्जी का पोर्शन नॉन मैकेनिकल फॉर्म में नहीं गया, इसका मतलब तुमने कभी भी एनर्जी खोई ही नहीं। ये फायदा है, जब तुमने अपनी कोई भी एनर्जी कभी खोई ही नहीं है तो तुमने कभी कुछ लूज ही नहीं किया। और अगर कभी कोई तुमने कुछ लूज ही नहीं किया तो सिस्टम तो इनफाइनाइट हो गया, एटर्निटी हो गया। इंसान का असली सपना है अमर बनना। अमर बनने का मतलब ये नहीं है मैं जिंदा रहूं, फिजिकली प्रेजेंस रहे मेरी, नहीं। अमर बनने का मतलब मैं लोगों के बीच में जिंदा रहूं, शरीर नहीं, मैं। नहीं आया समझ? न्यूटन आज भी हमारे बीच जिंदा है किताबों में, तुम आज भी न्यूटन का नाम जानते हो, जिक्र करते हो, याद करते हो, किसी भी इंसान को याद करना ही उसका जिंदा रहना होता है ना? तो अगर तुमने कभी कुछ लूज ही नहीं किया है तो वो सिस्टम एटर्नल है, एक्सटर्नल नहीं, एटर्नल, सदैव। ठीक है, ऐसे ही सिस्टम को एसएचएम बोला जाता है। जैसे मैंने कहा कि मेरी एक पोजीशन है जिसपे पी मिनिमम है, तो पक्की बात है के मैक्सिमम होगी। कोई एक पोजीशन तो ऐसी भी होगी ना जहां पी और के यहां आएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, यही तो ऑसिलेशन है। इसका मतलब अगर तुम ऑसिलेशन कब होता है, जब जब किसी भी पार्टिकल, ध्यान से सुनना। अच्छा, यहाँ पे भी दो तरीके से होती है ऑसिलेशन, सुनी लो पूरा। दो तरीके से कैसे, एक डैम्प्ड एक अनडैम्प्ड। कौन सा सदैव है? एटर्नल कौन सा है? अनडैम्प्ड। और नॉन एटर्नल कौन सा है? क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है यहाँ पे ये लूज हो जाएगी कुछ, अगला ऑसिलेशन छोटा होगा। लूज होने का मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं था, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं था। तो अनडैम्प्ड तो तभी आएगा ना जब वो हाँ, तभी तो एसएचएम सदैव वाला फोर्स है, तभी तो इसका टाइम पीरियड निकाल पाते हैं। बिल्कुल होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुमने कोई चीज प्रैक्टिकल पढ़ी है अभी तक? तुम बना दोगे रॉकेट फिर? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का होना मतलब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होना। और इसका इसका सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, ना सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, फोर्स किसका फंक्शन होना चाहिए? मैं सेपरेशन लिख रहा हूं, सेपरेशन मतलब आर। इसका इसका सबसे आसान फंक्शन क्या हो सकता है?
ये सिर्फ मैं क्या निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड, और मुझे पता है फोर्स नेगेटिव होता है, फोर्स स्टेबल इक्विलिब्रियम के पास में फोर्स नेगेटिव होता है। इससे आसान फंक्शन बना सकता हूं मैं? नहीं बना पाया ना इससे आसान। अगर इससे आसान कुछ है ही नहीं तो इसका नाम रखा गया सिंपल, और ये बना सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे कहानी रिलेट, हाँ ऐसे कहानी रिलेट होती है, बाकी में इससे आसान कुछ नहीं है। क्लियर? तो ऐसा जब होता ही तब है जब एनर्जी ट्रैप हो जाए। पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक से पोटेंशियल में आना अलाउड है, लेकिन नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट होना अलाउड, और वो तभी हो सकता है जब उसका किसी पार्टिकल का क्या डिस्टर्ब कर दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एसएचएम की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? हाँ, जब किसी पार्टिकल का स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तब एसएचएम बनता है। इससे ज्यादा एग्जैक्टनेस में नहीं जा सकते हम। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसा बन जाता है फिर? एटर्नल। समझ आया? ऐसे ही इंसान जिंदा होता है, फिर मरता है, पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, मरता है, कैसे भी हो, कैसे भी हो, पर ये रिपीट होता रहता है। क्या एटर्नल प्रोसेस है? एटर्नल प्रोसेस मतलब पक्की बात है, इसी रूल के हिसाब से हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स। लूप है, जैसे काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, बर्थ से डेथ, डेथ से, ठीक है। यहां पे हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम खत्म हो जाता है, इसके बाद इसके क्वेश्चन बचते हैं करने को बस।